हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए वाला भाई अकाउंटिंग एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है और जिसकी हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो है वर्कशीट से। वर्कशीट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, और वर्कशीट से तो आपका लाजमी ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। वर्कशीट को समझने के लिए सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको एडजस्टिंग एंट्रीज आनी चाहिए। अगर आपकी एडजस्टिंग एंट्री पे ग्रिप है तो यकीन माने वर्कशीट सबसे आसान टॉपिक है। अगर आपकी एडजस्टिंग एंट्री पे ग्रिप नहीं है तो वर्कशीट आपको कभी भी समझ नहीं आएगी कि वर्कशीट क्या है और उसमें ये क्या एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। अगर आप लोगों को एडजस्टिंग एंट्रीज का टॉपिक देखना है या उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मैंने अपने वीडियोस में यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, तो आप जाके वहाँ से यूट्यूब से एडजस्टिंग एंट्रीज देख लीजिएगा। तो चलें अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज वर्कशीट से। ये आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है कि उसमें कुछ डेबिट है, क्रेडिट है, हेड ऑफ अकाउंट है और उसके अलावा एक एडजस्टमेंट का डाटा दिया हुआ है। वर्कशीट बनाने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि एडजस्टमेंट का डाटा क्यों दिया होता है किसी भी कंपनी का, या एडजस्टमेंट हमें क्यों करनी पड़ती है। देखें, जो ट्रायल बैलेंस होता है कंपनीज को अपने ईयर एंड के फाइनेंशियल्स बनाने होते हैं, जिसमें बैलेंस शीट होती है, इनकम स्टेटमेंट होती है, कैश फ्लो होती है। तो जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता है वो कंपनी का कंप्लीट ट्रायल बैलेंस नहीं होता है, उसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट करना ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे अकाउंट रिसीवेबल की एडजस्टमेंट होती है कि यार कंपनी ईयर एंड पे असेस करती है कि उनको अपने अकाउंट रिसीवेबल है उनमें से कितना उनको रिसीव हो जाएगा और कितना बैड डेट हो जाएगा। तो कंपनी को प्रोविजन फॉर बैड डेट करना होता है, कि प्रोविजन फॉर बैड डेट को एस्टिमेट करना होता है। इसी तरह कंपनीज को डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना होता है। सिमिलरली कंपनीज ने जो है ना कोई सैलरीज अक्रू करनी होती है। तो जब तक ये एडजस्टिंग एंट्रीज आपके ट्रायल बैलेंस में इनकॉर्पोरेट नहीं होगी तो कंपनी की एक्चुअल बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस जो बनेगा वो सही शक्ल नहीं देगा। तो जब तक ये एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं होगी आपकी बैलेंस शीट भी इनकरेक्ट होगी और आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी इनकरेक्ट होगा। तो जब ये आप एडजस्टमेंट्स अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर कर लेंगे तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स बनेंगे जिसमें इनकम स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट है तो वो करेक्ट बनेंगे और ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे। तो चलिए अपना क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स है। एडजस्टिंग डाटा में क्या बोलता है, अकाउंट रिसीवेबल वर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 20,000, book value of furniture was estimated as at rupees 9,000, commission earned during their amounting to rupees 2,400, actual salaries expense for their amounting to rupees 4,800, merchandise inventory दिया हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है इसको नीचे पेश कर देता हूँ ताकि हम अपने क्वेश्चन का फॉर्मेट बना सकें। क्वेश्चन वर्कशीट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज और उसके अलावा आपका फॉर्मेट, कि वर्कशीट का फॉर्मेट कैसा होगा। तो आप ये नोट करती जाइएगा कि ट्रायल बैलेंस तो आपको क्वेश्चन में गिवन दिया होगा, आपने एडजस्टमेंट का एक कॉलम बनाना पड़ेगा और उस एडजस्टमेंट्स में एडजस्टमेंट करनी होगी जो नीचे दी गई है। तो चलें हम लाइन बाय लाइन एडजस्टमेंट करते हैं और उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। हम यहाँ जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। जर्नल एंट्रीज में आपसे इसलिए पास कर रहा हूँ ताकि आप लोग के लिए उसको एडजस्टमेंट्स में इनकॉर्पोरेट करना इजी हो। अच्छा, पहली आप एडजस्टमेंट पर अकाउंट रिसीवेबल वर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 20,000 रुपीज। तो वो कह रहा है कि जो आपने अकाउंट रिसीवेबल ड्यूरिंग देयर जितने भी रिकॉर्ड किए उसमें से कंपनी को लगता है कि 20,000 सिर्फ रिसीव होंगे। अब मैं अपने ट्रायल बैलेंस में जाके तो मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल कितना पड़ा हुआ है, मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल 21,400 है, जबकि मुझे जो सिर्फ एक्सपेक्टेड रिसीव होगा वो होगा 20,000। ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है, 21,400, और मुझे रिसीव्ड एक्सपेक्टेड रिसीट कितनी होगी, 20,000। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना हुआ, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट मेरा हुआ 21,000 माइनस 400 माइनस 20,000, तो 1,400 का प्रोविजन फॉर बैड डेट। यहाँ आपने एंट्री पास की बैड डेट एक्सपेंस डेबिट
और प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट कितने से, 1400 से। अच्छा, इसको साथ साथ आप लिंक भी कराती हैं तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर लिंक आखिर में कराएं तो वो भी अलग बात है। मैं करूँगा, मैं साथ साथ इसको लिंक कराता जाऊँगा। यहाँ कुछ लाइन हम ओपन कर लेते हैं और इधर आप चाहे तो एडजस्टमेंट्स का कुछ लिख लीजिएगा, अगर ना भी लिखे तो भी वो आपके लिए इनफ होगा। तो इधर बैड डेट एक्सपेंस और प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने से, 1400 से बैड डेट बढ़ गया और 1400 से प्रोविजन बढ़ गया। अब आप ये कोशिश कीजिएगा कि आपका जो एडजस्टमेंट्स है या आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो हमेशा टैली होना चाहिए। यहाँ देखें, यहाँ मेरा ट्रायल बैलेंस भी टैली है और एडजस्टमेंट्स भी टैली है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट में ज़रा सा भी इशू आ जाए तो आपका सवाल सही नहीं चल रहा, तो आप उसको देख लीजिएगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं। इसका जो आपका करेक्ट तरीका है करने का वो सिंपल यही कि आप एक एक एडजस्टमेंट्स करते जाएं और उस एक एक एडजस्टमेंट को लिंक करवाते जाएं। ये हमने एक एंट्री पास कर ली। नेक्स्ट मेरे पास जो एंट्री है वो कहता है बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर वाज एस्टिमेटेड एट ₹9,000। तो अभी मेरे पास जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो फर्नीचर कितना है, ट्रायल बैलेंस के पास मेरे पास फर्नीचर जो दिया हुआ है नेट बुक वैल्यू 12,000 का फर्नीचर है और उसमें से 2400 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नेट बुक वैल्यू जो मेरे पास फर्नीचर की है वो है 9,600। अब मुझे एंड में एयर एंड पे मेरी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है बुक वैल्यू वो कितनी रह जाएगी, एस्टिमेटेड वैल्यू मेरी 9,000 रह जाएगी। मैंने अपने पास अभी ट्रायल बैलेंस के अंदर 9,600 रिकॉर्ड किया हुआ है, मगर मुझे ये एडजस्टमेंट्स में बताया जा रहा है कि नहीं, 9,600 करेक्ट फिगर नहीं है, जो आपके एसेट की वैल्यू है वो 9,600 रह जाएगी। इसका मतलब मेरा एक्सपेंस 600 से बढ़ जाएगा या मेरे एसेट की वैल्यू 600 से कम हो जाएगी। तो जब एसेट कम होता है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, वो डेप्रिसिएशन की वजह से होती है। तो डेप्रिसिएशन आपने क्या किया, आपने 9,000 माइनस 9,600, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका आ गया 600 रुपये का। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से, 600 से। अब इसी को हम ऊपर जाके लिंक करवा देंगे। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरे पास ऊपर कहीं भी नहीं आ रहा था ट्रायल बैलेंस के अंदर। आप देख लें कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड, फर्नीचर, एक्यूमुलेट, तो कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन का एक न्यू लाइन आइटम ओपन किया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 600 से डेबिट किया और चूंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मेरे पास लाइन आइटम आ रहा है तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 600 मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ एक और बात आप नोट कीजिएगा, जो आपके पास हेड ऑफ अकाउंट के अंदर लाइन आइटम आ रहा है, एडजस्टमेंट जब भी आप करेंगे तो उसके सामने लिखिएगा। अब ऐसा ना हो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो यहाँ आ रहा है, आप एक और लाइन आइटम में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐड कर दें तो वो गलत हो जाएगा और आपका सवाल थोड़ा बहुत आउट हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस तो आपका टैली रहेगा मगर आपका जो बैलेंसेस हैं वो आउट हो जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, ट्रांजेक्शन नंबर 3 है ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर, कमीशन अर्न ड्यूरिंग देयर अमाउंटिंग टू ₹2400। अब हमने जो कमीशन अर्न है वो 2400 रुपये कर लिया। अब मैं अपने ट्रायल बैलेंस में जाके देखूँ अनअर्नड कमीशन कितना पड़ा हुआ है।
अनअर्न कमीशन मेरे पास पड़ा हुआ है 3600 रुपये। तो 3600 में से मैंने जो अर्न कर लिया कमीशन वो कर लिया 2400 रुपये। आपको एडजस्टिंग एंट्रीज की याद भी होगी, जब अनअर्न कमीशन होता है कि फॉर एग्जांपल हमने साल के स्टार्ट में किसी से एडवांस में पैसे ले लिए तो हम बैंक डेबिट करते हैं और अनअर्न कमीशन क्रेडिट कर देते हैं। फिर जब हम उस सर्विसेज को प्रोवाइड कर देते हैं तो उससे हमें कमीशन मिल जाता है या वो हमारी इनकम बन जाती है। तो अब हमने जो 3600 रुपये का एडवांस लिया था साल के स्टार्ट में, उसमें से हमने 2400 रुपये की कमीशन इनकम कमा ली। तो यहाँ मेरी एंट्री बनेगी अनअर्न कमीशन डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट कितने से, 2400 से। आपने फिर अगेन वही देखना है कि क्या इसमें से कोई लाइन आइटम ओपन हुआ है या नहीं। अब मैं देखता हूँ मेरे पास अनअर्न कमीशन तो ओपन हुआ है लाइन आइटम, तो मैं 2400 रुपये डेबिट कर दूंगा। हाँ, कमीशन इनकम मेरे पास यहाँ कहीं नहीं आ रही है, तो कमीशन इनकम मैं ऐड कर दूंगा। कितने से, 2400 से। अब एक्चुअल सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 4800। एक्चुअल में जो सैलरीज का एक्सपेंस हुआ है पूरे साल के अंदर वो कितना हुआ है, वो हुआ है 4800 रुपये। और हमने अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर कितना रिकॉर्ड किया हुआ है, सैलरी एक्सपेंस 3300। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ टीबी के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरीज एक्सपेंस मैंने कितना रिकॉर्ड किया हुआ है, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है सैलरीज एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर 3300 का, जबकि असल में खर्चा कितना हुआ, एक्चुअल सैलरी एक्सपेंस जो हुआ है वो आपका हुआ है 4800 का। तो मैंने 3300 रिकॉर्ड किए हुए, अब मुझे मजीद रिकॉर्ड करना पड़ेगा सैलरी एक्सपेंस। 4800 माइनस 3300, 1500 से मुझे सैलरीज एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट सैलरीज पेबल क्रेडिट कितने से, 1500 से। अब अगेन आप वही चेक करेंगे कि क्या कोई लाइन आइटम ओपन हुआ है। हाँ, सैलरी एक्सपेंस तो भाई ओपन हुआ है, 1500 से मैंने सैलरी एक्सपेंस को ऐड कर दिया। और सैलरीज पेबल मेरे पास ऐड नहीं, मैं देख लेता हूँ सैलरीज पेबल कहीं है, कैश है, फर्नीचर है, अनअर्न्ड कमीशन नहीं, सैलरीज पेबल मेरे पास नहीं है। इसका मतलब मुझे सैलरीज पेबल को क्रेडिट करना पड़ेगा कितने से, 1500 से। अब आप देख रहे हैं मैंने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी, मेरा ट्रायल बैलेंस भी टैली है, एडजस्टमेंट्स भी टैली है। अब मुझे पास इसको बनाना है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये फॉर्मेट आपका 10 कॉलम वर्कशीट इसी को बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट 2 कॉलम्स है, एडजस्टमेंट में भी 2 कॉलम है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी 2 कॉलम है, तो 6 कॉलम ये हो गए। फिर इनकम स्टेटमेंट में 2 कॉलम होंगे और बैलेंस शीट में 2 कॉलम होंगे, तो टोटल मिला के ये 10 कॉलम हो जाएंगे। आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बिल्कुल टैली होना चाहिए। अच्छा, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैश सेम एज इट इज़ 9200 आ जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल 221,400 आ जाएगा। इन्वेंट्री आपके पास 3200 आ जाएगी। प्रीपेड रेंट आपके पास डायरेक्ट 1800 आ जाएगा। फर्नीचर आपके पास डायरेक्ट 12000 आ जाएगा। इसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस में जो एडजस्टमेंट आई है वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे पास था 2400, उसमें 600 मजीद बढ़ गया, तो 2400 प्लस 600 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया 3000। अनअर्न्ड कमीशन था मेरे पास क्रेडिट में 3600, तो अनअर्न्ड कमीशन 2400 से कम हो गया, तो 3600 का क्रेडिट था माइनस 2400 का डेबिट था, तो अनअर्न्ड कमीशन कम हो गया 1200 से।
कैपिटल आपका 48,400 से ही रहा। सेल्स आपकी 30,000 रही। सेल्स डिस्काउंट 300 रहा। परचेजेस 32,000 रही। परचेजेस रिटर्न आपका 500 रहा। ट्रांसपोर्टेशन इन भी आपका 500 रहा। सैलरीज एक्सपेंस देखें, आपका सैलरी एक्सपेंस पहले 3,300 था, अब उसमें 1,500 का एडिशन हो गया, तो सैलरी एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो गया, वो हो गया 4,800। फिर रेंट एक्सपेंस भी आपका रहा 1,200। उसके बाद बैड डेट एक्सपेंस आपका डेबिट में है, तो बैड डेट एक्सपेंस 1,400 से डेबिट। प्रोविजन फॉर बैड डेट एक्सपेंस 1,400 से क्रेडिट। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 600 से डेबिट। कमीशन इनकम स्ट्रेट क्रेडिट और सैलरीज पेबल भी क्रेडिट। तो हम अपना चेक करते हैं कि क्या हमारा ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस टैली है या नहीं। आप देख रहे हैं हमने सही एडजस्टमेंट पाक करी है, जिसकी वजह से मेरा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बिल्कुल टैली है। अच्छा, हम यहाँ सिर्फ एक एडजस्टमेंट छोड़ आए, एडजस्टमेंट नंबर 5, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन 31 दिसंबर वाज वैल्यू एट ₹8,800। अच्छा, वो ये कह रहा है कि आपके आखिर में जो इन्वेंट्री बची है वो 8,800 बची है। इस इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, इन्वेंट्री की कभी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है ही नहीं। सिंपल ये आपको बता रहा है कि यार जो आपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री परचेज की थी वो साल के आखिर में 8,800 रह गई। इसका क्या करना है, इन्वेंट्री को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे वो हम आगे देखेंगे। मगर आज हमने जो सीखा वो ट्रायल बैलेंस सीखा, कि ट्रायल बैलेंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, हमने एडजस्टमेंट कैसे पास करनी है। एडजस्टमेंट मैंने आपको पास करने का तरीका बता दिया कि आप एडजस्टमेंट हमेशा हमेशा जर्नल एंट्रीज के थ्रू पास करेंगे और जर्नल एंट्रीज के साथ साथ इसको लिंक भी करते रहेंगे। फिर जो एडजस्टमेंट आ गई उसके बाद आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्रिएट कर लीजिएगा। डेबिट में डेबिट प्लस कर देना है, और डेबिट से और क्रेडिट में क्रेडिट प्लस कर देना है। इसी तरह डेबिट से क्रेडिट माइनस करना है और क्रेडिट से डेबिट माइनस करना है। आप देख लीजिएगा, आप इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होइएगा कि किसको किससे माइनस करना है, किसको किससे लेस करना है। आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तक। अगली क्लास में हम इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। अच्छा, क्लास में जाने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको आगे इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं इसके अपडेटेड आगे CA ACCA के भी क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन, एग्जामिनर आपको जितना भी मुश्किल सवाल दे दें, हमारे प्रैक्टिस सवालों से ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।